हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसी एंड केवी कंपटीशन चैनल में। बहुत दिनों के बाद में कुछ दिनों से आपको वीडियो नहीं मिल रहे हैं, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। और अब लेकर आए आपके लिए एक नया वीडियो। चलिए बात करते हैं कक्षा 12 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र, चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया अपन ने। टॉपिक अपना मांग की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड। तो दोस्तों लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि हमारे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और हमारा जो वीडियो है उसको पूरा कंप्लीट देखें ताकि इसका बेनिफिट आपको कंप्लीटली मिल सके। अपने दोस्तों के साथ हमारे हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड, मांग की अवधारणा। मांग क्या है? तो प्रायः कॉमन वर्ड में पूछा जाता है कि मांग, डिमांड क्या है? तो बोले जो हमें आवश्यकता होती है, जिन वस्तुओं की हम मांग करते हैं वो मांग कहलाती है। ऐसा नहीं है, हम प्रॉपर डेफिनेशन के साथ में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मांग के आवश्यक तत्व। मांग के आवश्यक तत्वों में फर्स्ट पॉइंट है प्रभावपूर्ण इच्छा, सेकंड पॉइंट है समय और थर्ड पॉइंट है मूल्य। ये तीनों फीचर्स हैं जो मांग के आवश्यक तत्वों में हैं और ये दिए हैं प्रोफेसर पेंसन ने। क्या क्या है? प्रभावपूर्ण इच्छा, समय और मूल्य। ये तीनों मांग के जो आवश्यक तत्व हैं ये प्रोफेसर पेंसन द्वारा दिए गए हैं। लेकिन जब क्रेता और विक्रेता के बीच में संबंध स्थापित होता है, जब हम वस्तुओं का लेन देन करते हैं तो प्रायः उस स्थान को बाजार कहा जाता है। और मांग जब कभी उत्पन्न होती है तो विक्रेता द्वारा वस्तु का विक्रय किया जाता है, क्रेता द्वारा वस्तु को खरीदा जाता है। तो क्रेता विक्रेता के मध्य जहाँ संबंध स्थापित होता है उसको हम स्थान को बाजार कहते हैं। ये तीन अतिरिक्त तत्व स्वतः उत्पन्न हो जाते हैं और प्रभावपूर्ण इच्छा, समय और मूल्य आवश्यक तत्वों में आते हैं जो कि प्रोफेसर पेंसन ने दिए हैं। कहने का मतलब ये कि जब मांग की प्रॉपर डेफिनेशन की बात की जाएगी, परिभाषा की बात की जाएगी, तो वहाँ पर उस परिभाषा में आपको प्रभावपूर्ण इच्छा, समय और मूल्य ये तीन शब्द जरूर देखने को मिलेंगे। चलिए बात करते हैं कि प्रभावपूर्ण इच्छा क्या है। तो प्रभावपूर्ण इच्छा के लिए देखिए हमने इधर आपको बता रहे हैं प्रभावपूर्ण इच्छा क्या है कि सबसे पहले प्रभावपूर्ण इच्छा में क्या होना चाहिए? किसी भी वस्तु विशेष को क्रय करने की इच्छा होनी चाहिए। कि हम किसी वस्तु को खरीदना चाहते हैं, हम किसी वस्तु के प्रति आकर्षित होते हैं, तो वो हमारी क्या है? प्रभावपूर्ण इच्छा है। दूसरा है इच्छा पूर्ति हेतु पर्याप्त क्या होना चाहिए? साधन होना चाहिए। यहाँ साधन विशेष से तात्पर्य मुख्य रूप से मुद्रा या धन से है। जब हम किसी वस्तु को खरीदना चाहते हैं तो उस वस्तु को खरीदने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? पर्याप्त मात्रा में धन होना चाहिए। यहाँ पर हमने शब्द प्रयोग किया है साधन। और इच्छा पूर्ति हेतु साधनों को त्यागने की तत्परता भी होनी चाहिए। जब ये तीनों बातें एक साथ पूरी हों तो वो क्या कहलाती है? प्रभावपूर्ण इच्छा। इन तीनों बातों का मतलब क्या है कि हम बाजार से गुजर रहे हैं, हमारी इच्छा हो गई कि हमें पतासी खानी है, लेकिन हमारे पास क्या नहीं है? पतासी खाने के लिए धन, पैसा नहीं है, तब भी वो क्या नहीं है? प्रभावपूर्ण इच्छा नहीं है। हमारी इच्छा भी है कि हम कुछ खाना चाहते हैं, हमारे पास पैसा भी है, लेकिन अंतिम पॉइंट है कि हम खाना तो चाहते हैं लेकिन पैसों का त्याग नहीं करना चाहते, पैसे देना नहीं चाहते, तो भी वो क्या नहीं है? प्रभावपूर्ण इच्छा नहीं है। प्रभावपूर्ण इच्छा कब होगी? जब हमें कुछ खाना भी है, हमारे पास पैसे भी है और खाने के लिए हम पैसों का त्याग भी करना चाहते हैं। जब ये तीनों पॉइंट होंगे तो वो क्या कहलाएगी? प्रभावपूर्ण इच्छा। और प्रभावपूर्ण इच्छा होगी तभी वो क्या कहलाएगी? मांग। तो चलिए हमने मांग के आवश्यक तत्वों में फर्स्ट पॉइंट है प्रभावपूर्ण इच्छा और प्रभावपूर्ण इच्छा के 3 बिंदुओं का अध्ययन किया है। अब हम बात करते हैं मांग का अर्थ। मांग क्या है? तो मैंने आपसे कहा था कि जब हम मांग के प्रॉपर डेफिनेशन की बात करेंगे तब उसमें आपको ये 3 चीज देखने को मिलेगी। अर्थ स्पष्ट करने से पहले मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर कुछ एग्जाम्पल नोट करवा रहा हूं। जैसे कि मैंने कहा कि ए 5 किलो चावल खरीदता है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड में कहा ए 5 किलो चावल प्रति माह खरीदता है, और ए 5 किलो चावल 20 रुपये पर केजी की दर पर प्रति माह खरीदता है। तो दोस्तों ये 3 एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखे हैं, 3 पॉइंट लिखे हैं। इनमें से मांग क्या है? हमने कहा ए 5 किलो चावल खरीदता है, क्या ये मांग है?
तो दोस्तों हम स्पष्ट कर देते हैं कि ये मांग नहीं है। हमने कहा 5 किलो ए 5 किलो चावल प्रति माह खरीदता है, क्या ये मांग है? ये भी मांग नहीं है। अब हम बात कर रहे हैं कि ए 5 किलो चावल 20 रुपये पर केजी की दर पर प्रति माह खरीदता है, क्या ये मांग है? हाँ दोस्तों, ये मांग है। तो यहाँ पर इस लाइन में, इस पॉइंट में आपको 3 चीजें देखने को मिल रही है, प्रभावपूर्ण इच्छा, समय और मूल्य। देखिए 5 किलो चावल, ये क्या है? मात्रा। किस दर पर? 20 रुपये पर केजी की दर पर। क्या देखने को मिला दोस्तों? मूल्य। तो मूल्य क्लियर है। समय कब खरीदता है? प्रति माह खरीदता है, तो ये क्या हो गया? समय। अब आप कहेंगे कि इसमें प्रभावपूर्ण इच्छा कहाँ है? जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को एक निश्चित समय अंतराल के बाद निश्चित कीमत पर बार बार खरीदता है, तो वो क्या कहलाती है? प्रभावपूर्ण इच्छा कहलाती है। अन्यथा कई वस्तुएं ऐसी होती है जिनका हम एक बार उपभोग कर लेते हैं, उसके बाद में वो गुड्स, वो वस्तुएं हमें अच्छी नहीं लगती, तो हम उन वस्तुओं का हम दोबारा उपयोग नहीं करते हैं। लेकिन यदि किसी वस्तु को एक बार खरीद लिया, उसको दोबारा खरीद रहे हैं, तीसरी बार खरीद रहे हैं और पुनः बार बार खरीद रहे हैं, तो बार बार खरीदना क्या दर्शाता है? प्रभावपूर्ण इच्छा को दर्शाता है कि उस वस्तु को हम बार बार इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि वो वस्तु हमें अच्छी लगती है, एक निश्चित कीमत और निश्चित मूल्य विशेष पर हम उसका बार बार उपभोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक निश्चित मात्रा का उपभोग निश्चित कीमत पर प्रति माह किया जाता है। तो यहाँ पर ये तीनों तत्व देखने को मिलते हैं। यहाँ क्या क्या देखने को नहीं मिलता है? प्रति माह यानी समय नहीं है, और किस कीमत पर, किस मूल्य विशेष पर खरीदा जा रहा है, तो दोनों ही चीज़ यहाँ पर नहीं है, इसलिए ये मांग नहीं है। यहाँ हम बात करें 5 किलो चावल प्रति माह खरीद रहा है, समय तत्व है, प्रभावपूर्ण इच्छा भी हो सकती है, लेकिन किस मूल्य पर खरीद रहा है? मूल्य नहीं है, इसलिए भी ये मांग नहीं है। यहाँ पर प्रति माह खरीद रहा है, समय है, प्रति माह खरीद रहा है, प्रभावपूर्ण इच्छा है, और 20 रुपये पर केजी की दर पर एक निश्चित मात्रा खरीद रहा है, तो ये कंप्लीटली आपकी मांग के सभी आवश्यक तत्वों को पूर्ण करती है। तो इस पॉइंट से हमारी एक परिभाषा यहाँ बनती है जिसको हम अर्थ के रूप में पढ़ेंगे कि मांग से आशय उस प्रभावपूर्ण इच्छा से है। किस प्रभावपूर्ण इच्छा से है? उस प्रभावपूर्ण इच्छा से है जो किसी उपभोक्ता को किसी वस्तु या सेवा को निश्चित समय और मूल्य विशेष पर खरीदने के लिए प्रेरित करती है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ आपके सामने कंप्लीट डेफिनेशन क्या हो जाएगी? मांग से आशय, मांग से आशय उस प्रभावपूर्ण इच्छा से है। मांग से आशय उस प्रभावपूर्ण इच्छा से है जो एक उपभोक्ता को किसी वस्तु या सेवा को निश्चित कीमत एवं समय निश्चित कीमत एवं समय विशेष पर खरीदने हेतु प्रेरित करती है। तो यहाँ आपका मांग का अर्थ क्लियर हो जाता है। मांग से आशय उस प्रभावपूर्ण इच्छा से है जो एक उपभोक्ता को किसी वस्तु या सेवा को निश्चित कीमत एवं समय विशेष पर खरीदने के हेतु प्रेरित करती है। तो दोस्तों कंप्लीट है आपका मांग के आवश्यक तत्व। मांग के आवश्यक तत्वों में प्रभावपूर्ण इच्छा के 3 बिंदु, और यहाँ कंप्लीट होता है आपका मांग का अर्थ। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करते हैं। तो टॉपिक है आपके सामने, नेक्स्ट टॉपिक है प्रोफेसर मेयर्स के अनुसार। हमने अभी मांग का अर्थ क्लियर किया है, ये मांग की परिभाषा है प्रोफेसर मेयर्स के अनुसार। तो दोस्तों देखिए, किसी वस्तु की मांग
उन मात्राओं की तालिका है जिन्हें क्रेता एक समय विशेष पर सभी संभव कीमतों पर खरीदने को तैयार है। सभी संभव कीमतों का अर्थ है जिन कीमतों पर जितनी मात्राएं उपभोक्ता खरीद सकता है। और यहाँ हमने कहा है उन मात्राओं की तालिका है जिन मात्राओं को विभिन्न कीमतों पर उपभोक्ता खरीद सकता है। तो विभिन्न कीमत स्तरों पर खरीदी जाने वाली विभिन्न मांग मात्राओं की तालिका क्या है? मांग है। किसी वस्तु की मांग उन मात्राओं की तालिका है जिन्हें क्रेता एक समय विशेष पर सभी संभव कीमतों पर खरीदने को तैयार है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं कि कोई उपभोक्ता है जो भिन्न भिन्न कीमतों पर विभिन्न मात्राओं को खरीदना चाहता है, खरीदने को तत्पर है, तैयार है या खरीदना चाहता है। P4 प्राइस एंड Q4 क्वांटिटी। यदि मान लीजिए वस्तु का मूल्य कितना है 50 रुपये पर यूनिट, तो वो उसकी कितनी इकाइयाँ खरीद सकता है? 100 इकाइयाँ। यदि उसका मूल्य 40 रुपये पर यूनिट हो तो कितनी इकाइयाँ खरीद सकता है? 120 यूनिट। यदि वस्तु का मूल्य 30 रुपये पर यूनिट हो तो कितनी इकाइयाँ खरीद सकता है? 150 इकाइयाँ खरीद सकता है। तो यह है विभिन्न संभव कीमतों पर खरीदी जाने वाली विभिन्न मात्राएं, इनको प्रकट करने वाली तालिका मांग कहलाती है। तो देखिए, किसी वस्तु की मांग उन मात्राओं की तालिका है जिन्हें क्रेता एक समय विशेष पर सभी संभव कीमतों पर खरीदने को तैयार है। चलिए दोस्तों, आगे बात करते हैं। नया टॉपिक है मांग फलन। क्या है? मांग फलन। डिमांड फंक्शन, फंक्शन ऑफ डिमांड, मांग का फलन। मांग का फलन क्या है? वस्तु की मांग और इसे प्रभावित करने वाले घटकों के बीच फलनात्मक संबंध को प्रकट करता है, उसे मांग फलन कहते हैं। तो वस्तु की मांग और इसे प्रभावित करने वाले घटकों के बीच फलनात्मक संबंध को ही मांग फलन कहते हैं। तो मांग और मांग को प्रभावित करने वाले घटक क्या क्या हैं जो मांग को प्रभावित करते हैं? Px, प्राइस ऑफ एक्स प्रोडक्ट। जिस वस्तु की आप मांग कर रहे हैं उसका मूल्य भी मांग को प्रभावित करता है। जैसा कि आप ऊपर वाले एग्जाम्पल में देख सकते हैं, जैसे जैसे वस्तु की कीमत पर यूनिट घटती है वैसे वस्तु की मात्रा, मांग मात्रा बढ़ती चली जाती है। तो जो वस्तु का मूल्य है वो भी मांग को प्रभावित करता है, तो वो किस में आ जाता है? मांग फलन में आ जाता है। सेकंड है PR, प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड्स, संबंधित वस्तु का मूल्य। संबंधित वस्तु का मूल्य भी क्या करता है? वस्तु की मांग को प्रभावित करता है। आज मार्केट में आपको मिल्क के बहुत सारे ब्रांड अवेलेबल हैं, दूध की कई कंपनियां हैं जो दूध की आपको थैलियां अवेलेबल करवा रही है। सरस है, अमूल है, कोटा फ्रेश है। यदि हम बात करें कि एक प्रोडक्ट है 500 ml का जो कि 20 रुपये का मिल रहा है और उसी का सेकंड प्रोडक्ट है जो 18 रुपये में मिल रहा है, तो उपभोक्ता ज़्यादातर 18 रुपये वाली वस्तु को खरीदना चाहेंगे क्योंकि उसका मूल्य कम है। तो उससे जो 20 रुपये वाला प्रोडक्ट है उसकी मांग पर फर्क पड़ जाएगा। तो यह है PR, प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड्स। संबंधित वस्तु का मूल्य भी वस्तु की मांग को प्रभावित करता है। T4, ट्रेंड, उपभोक्ता की स्वभाव, रुचि, पसंद, फैशन संबंधित, ठीक है, ये भी वस्तु की मांग को प्रभावित करता है। Y, उपभोक्ता की इनकम भी मांग को प्रभावित करती है। तो ये सब इनका फलनात्मक संबंध। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वापस से कि Px क्या है? प्राइस ऑफ एक्स प्रोडक्ट। PR क्या है? प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड्स। T4 ट्रेंड और Y4 यहाँ इनकम को इंडिकेट किया गया है। तो ये सब वस्तु की मांग मात्रा को प्रभावित करने वाले तत्व हैं और मांग मात्रा को प्रभावित करने वालों का फलनात्मक संबंध क्या कहलाता है? मांग फलन कहलाता है। इसके बाद में आते हैं बाजार मांग फलन पर। यह किसी वस्तु की बाजार मांग तथा उसके विभिन्न निर्धारक तत्वों के फलनात्मक संबंध को प्रकट करता है। कुछ घटक ऐसे भी हैं जो वस्तु की बाजार मांग को प्रभावित करते हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर व्यक्तिगत मांग फलन में और बाजार मांग फलन में। ये 3 पॉइंट्स का डिफरेंस है कि व्यक्तिगत मांग फलन को केवल ये प्रभावित करते हैं, लेकिन बाजार मांग फलन में 3 घटक और ऐड हो जाते हैं। P, जनसंख्या का आकार। किसी भी वस्तु विशेष की यदि हम बात करें तो जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ उस वस्तु की मांग भी बढ़ती चली जाती है। जैसे हम खाद्य पदार्थ, गेहूं, चावल, चीनी, किसी की भी बात करें
तो जनसंख्या अनुपात के साथ साथ इन वस्तुओं की मांग भी बढ़ती चली जाएगी। वाई डी आय का वितरण, यदि आय का वितरण समान हो असमान हो, आय का वितरण समान हो तो बेरोजगारी जैसी समस्याएं और गरीबी जैसी समस्याएं, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या के अनुपात में कमी आएगी। लेकिन असमान वितरण होगा तो यहाँ पर जो लोगों की जीवन शैली है दो भागों में बढ़ जाएगी, अमीर और गरीब के बीच में खाई बढ़ती चली जाएगी। तब भी किसमें अंतर आ जाएगा, वस्तुओं की मांग में अंतर आ जाएगा। यहाँ है ई एक्सपेक्टेशंस, उपभोक्ता की आशाएं भी मांग को प्रभावित करती है। तो बाजार मांग फलन के साथ साथ ये तीन तत्व और ऐड हो जाते हैं तो वहाँ बाजार मांग फलन बन जाएगा। तो बाजार मांग फलन में हम डी एक्स एफ पी एक्स एज इट रहेगा, पी आर एज इट रहेगा, टी ट्रेंड एज इट रहेगा, वाई उपभोक्ता की आय एज इट रहेगी और कंटिन्यू कर देंगे। पी फॉर पॉपुलेशन ऐड कर देंगे, वाई डी डिस्पोजल इनकम खर्च योग्य आय, आय का वितरण यहाँ पर ऐड कर देंगे और ई एक्सेप्टेशंस यहाँ पर ऐड कर देंगे और वो बन जाएगा आपका बाजार मांग फलन। इसके बाद में दोस्तों ये आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। अब एक नया टॉपिक हम इसके बाद में भी पढ़ेंगे। प्रोफेसर मेयर्स की परिभाषा है, मांग फलन है जो क्या करता है, मांग को प्रभावित करने वाले घटकों के बीच फलनात्मक संबंध को स्पष्ट करता है। बाजार मांग फलन है जो बाजार मांग और उसके विभिन्न निर्धारक तत्वों के फलनात्मक संबंध को प्रकट करता है। तो ये आपको प्रॉपर समझ में आ गया हो गया। इसके बाद में नया टॉपिक है अपना दोस्तों, नया टॉपिक है मांग के निर्धारक तत्व। कौन कौन से तत्व हैं जो मांग को निर्धारित करते हैं साथ ही प्रभावित करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वस्तु की उपयोगिता। यदि वस्तु हमारे दैनिक उपयोग की होती है, उसकी उपयोगिता हमारे लिए ज़्यादा होती है तो प्रायः ऐसी वस्तुओं की मांग भी ज़्यादा होती है। कई वस्तुएं ऐसी होती है जो वर्ष में हमारे लिए एक बार या दो बार उपयोगी होती है और दैनिक उपयोग के लिए यूज़फुल नहीं होती है, हम उनका दैनिक उपभोग नहीं करते हैं। तो ऐसी वस्तुओं की उपयोगिता हमारे जीवन में कम है। प्रायः उन वस्तुओं की व्यक्तिगत मांग भी कम होती है और बाजार मांग भी कम होती है। लेकिन जो दैनिक उपयोग की वस्तुएं जैसे कि चीनी है, चावल है, दाल है, खाद्य पदार्थ है, साबुन है, टूथपेस्ट है, ब्रश है, जो भी इत्यादि वस्तुएं जो हमारे दैनिक उपयोग की होती है, स्टडी मटेरियल है, इनकी उपयोगिता ज़्यादा होने के कारण बाजार में इनकी मांग भी ज़्यादा होती है। सेकंड है उपभोक्ता का आय स्तर। यदि हमारा आय स्तर कम होता है तो प्रायः हम जो प्राथमिक आवश्यकता की वस्तुएं हैं हम उनकी मांग मात्रा ज़्यादा करते हैं और यदि हमारा उपभोक्ता का आय स्तर ज़्यादा होता है तो फिर हम आरामदायक वस्तुओं की और विलासिता की वस्तुओं की मांग अधिक करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है धन का वितरण। यदि धन का समान वितरण होता है या धन का असमान वितरण होता है, ये भी विभिन्न वस्तुओं की मांग मात्राओं को प्रभावित करता है। जैसा कि अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था कि यदि धन का असमान वितरण है तो वो समाज को दो वर्गों में विभाजित कर देगा, धनी वर्ग और निर्धन वर्ग में। धनी वर्ग की मांग प्रायः विलासिता वस्तुओं की होती है और निर्धन वर्ग की मांग प्रायः आवश्यक वस्तुओं की होती है। नेक्स्ट पॉइंट है वस्तु की कीमत। जैसा कि फर्स्ट एग्जाम्पल में बताया था, जैसे जैसे वस्तु की कीमत घटती जाती है हम वस्तु विशेष की मांग मात्रा को बढ़ा देते हैं और जैसे जैसे वस्तु की कीमत बढ़ती जाएगी हम वस्तु की मांग मात्रा को कम करते चले जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है संबंधित वस्तु की कीमत, जो कि हमने मांग फलन में पढ़ा, प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड्स, संबंधित वस्तु की कीमत। यदि संबंधित वस्तु के मूल्य में वृद्धि या कमी होती है तो उस वस्तु की मांग मात्रा में फर्क पड़ता है। अगला है उपभोक्ता की रुचि, पसंद, फैशन और स्वभाव में परिवर्तन आने पर भी मांग मात्रा में परिवर्तन आता है और वो मांग को प्रभावित करती है। तो ये मांग को निर्धारित करने वाले तत्व हैं कि उपभोक्ता की रुचि, पसंद, फैशन, स्वभाव में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, संबंधित वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, वस्तु के मूल्य में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, धन का समान वितरण रहना चाहिए, उपभोक्ता का आय स्तर स्थिर रहना चाहिए और वस्तु की उपयोगिता में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। आगे बात करते हैं भविष्य में कीमत परिवर्तन की संभावना या आशंका। यदि वर्तमान समय में किसी वस्तु विशेष का मूल्य मान लेते हैं कि x है और उसकी हम यथासंभव मांग कर रहे हैं,
अब यदि उस वस्तु के मूल्य की बढ़ने की संभावना होगी तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम क्या करेंगे, x वस्तु की मांग को बढ़ा देंगे। क्यों बढ़ा देंगे? क्योंकि भविष्य में उस वस्तु का मूल्य बढ़ने वाला है और बढ़े हुए मूल्य से होने वाली क्षति से बचने के लिए, हानि से बचने के लिए वर्तमान समय में हम उस वस्तु का मूल्य बढ़ा देंगे। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं कि यदि मान लीजिए पेट्रोल की कीमत अभी 80 रुपये प्रति लीटर है और यदि हमें मालूम चले कि आज रात 12 बजे से पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि होने वाली है, तो हम क्या करेंगे, 80 रुपये पर लीटर की दर पर ही हम अपनी गाड़ी की टंकी को फुल करवाने की कोशिश करेंगे। अगला है जनसंख्या का आकार। जैसा कि अपन ने बताया व्यक्तिगत मांग तालिका और बाजार मांग तालिका। बाजार मांग तालिका में हमने ये एलिमेंट पढ़ा था कि बाजार मांग तालिका को प्रभावित करने वाले घटक हैं क्या, जनसंख्या का आकार। कि जैसे जैसे जनसंख्या में परिवर्तन होता है वस्तु विशेष की मांग मात्रा में भी परिवर्तन हो जाता है। यदि जनसंख्या का आकार बढ़ता है तो वस्तुओं की मांग भी बढ़ जाती है और जनसंख्या का आकार घटता है तो वस्तुओं की मांग भी कम हो जाती है। और अंतिम चरण में है, लास्ट पॉइंट है मौसम। तो दोस्तों मौसम के साथ विभिन्न वस्तुओं की मांग घटती और बढ़ती रहती है। प्राय देखा जाता है कि ग्रीष्म काल में ठंडे पेय पदार्थों की मांग बढ़ जाती है, जबकि सर्दी के मौसम में गर्म पेय पदार्थों की मांग बढ़ जाती है। तो आशा है दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा और सारे टॉपिक आपको समझ में आए होंगे। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, मांग के निर्धारक तत्व हैं, वस्तु की उपयोगिता है, उपयोगी वस्तुओं को हम अधिक मांग करते हैं, उपभोक्ता का आय का स्तर है, आय का स्तर ज़्यादा होने पर विलासिता वस्तुओं की मांग और आरामदायक वस्तु की मांग की जाती है, आय का स्तर कम होता है तो हम आवश्यक वस्तुओं की मांग करते हैं, धन का वितरण भी मांग को प्रभावित करता है, वस्तु की कीमत मांग को प्रभावित करती है, संबंधित वस्तु की कीमतों से भी मांग प्रभावित होती है, उपभोक्ता की रुचि, पसंद, फैशन, स्वभाव इत्यादि में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, भविष्य में कीमत परिवर्तन की संभावना मांग को प्रभावित करती है, जनसंख्या का आकार और मौसम। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे चैनल को और हमारे वीडियो को। इस वीडियो को अपने मैक्सिमम शेयर्स के साथ दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए आप तैयार रहें। बहुत जल्द हम आपके सामने लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू।